नमस्कार स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम है आपका इस रेड डायमंड कोचिंग चैनल विद मिंटू बाबू पर। तो स्टूडेंट, हम लोग ये यूपी टीईटी, अदर भी टीईटी और जूनियर टीईटी जो भी हमारे उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षा आने वाली है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम यहाँ पे आपके लिए लाए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आप इसे देखिएगा, बार बार हम रिविजन भी करिएगा और इसकी वॉल्यूम भी सुनिएगा इस वीडियो को आकर बार बार, ठीक है। तो ताकि ये क्या है, बेहतर तरीके से आपको याद हो जाए। और हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये ऑलरेडी पीछे आपको ये जो बुक दिख रही है विज्ञान की है, इसमें टीईटी के बहुत सारे क्वेश्चंस के दिए गए हैं जो कि यूपी टीईटी में कई बार हुए हैं, अन्य जगह भी टीईटी में हुए, हमने इसे कई बार अध्ययन किया, उसके बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है बताइएगा। तो देखिए, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो 10⁻⁻10 यहाँ पे दिया नहीं है, इसलिए माइक्रोन क्या होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻4 माइक्रोन होता है, इसलिए यहाँ पे माइक्रोन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे तब। और एंगस्ट्रॉम मापा क्यों जाता है ये भी देख लीजिएगा। तो जो तरंगे होती हैं, जैसे कि तरंगदैर्घ्य अणुओं तथा परमाणुओं का आकार छोटे छोटे होते हैं, तो उनको मापा जाता है इसमें। अन्य चीज़ें भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम वन साइड में पूरा पहली बार पेपर बना रहे हैं ये, और उसके बाद जो समय हमारे पास बचेगा फिर हम बाकी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे फार्मूले दिख रहे हैं तो देख लीजिएगा। जैसे क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। वेग अथवा चाल का फार्मूला दूरी बटे समय। त्वरण का वेग परिवर्तन बटा समय। बल का बल यानी F बराबर ma यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। कार्य का कार्य W बराबर Fs, F मतलब फोर्स, S मतलब विस्थापन। शक्ति का यानी कार्य बटे समय, संवेग द्रव्यमान गुणे वेग। दाब का बल बटे क्षेत्रफल। गतिज ऊर्जा का 1/2 mv² यानी द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर बनेगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फार्मूला क्या बनेगा, तो बल गुणे दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान, यानी इसमें होता है Gm, ठीक है, बल गुणे दूरी स्क्वायर द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान। तो जी से निकालेंगे जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान गुणे दूरी स्क्वायर, गैस नियतांक दाब गुणे आयतन बटे ताप। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और हम आपको पहली बार में वन साइड करा रहे हैं, दूसरी बार में हम दूसरी साइड भी करा देंगे। जिधर आप हमारा ये इमेज देख रहे हैं उस साइड में भी हम करा ही देंगे। तो फर्स्ट टाइम आपकी ये क्या है, पूरी फिजिक्स आपकी हो जाएगी। क्षेत्रफल का ये सही मात्रक क्या है, क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अन्य इंपॉर्टेंट मात्रक देख लेते हैं। लंबाई का मीटर स्क्वायर, द्रव्यमान का किलोग्राम स्क्वायर, समय सेकंड में मापते हैं, विद्युत धारा एम्पियर में मापते हैं तो एम्पियर हो जाएगा। ताप केल्विन में मापते हैं और केल्विन से ध्यान रखिएगा 273 डिग्री सेल्सियस, 273.15 केल्विन, ठीक है। ज्योति तीव्रता कैंडेला में पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है। विद्युत शक्ति वाट का, विद्युत शक्ति क्या है ये, तो वाट या किलोवाट में इसको मापा जाता है विद्युत शक्ति को। विद्युत आवेश को कूलाम में और विद्युत प्रतिरोध को ओम में। विद्युत विभवांतर वोल्ट। ज्योति तीव्रता ल्यूमेन। शक्ति या जूल सेकंड या वाट। चुंबकीय प्रेरण गैस सीजीएस प्रणाली में और तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में। समुद्र की गहराई फेदम में मापते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा समुद्र की गहराई कैसे मापते हैं या किस मात्रक में मापते हैं, तो फेदम, ध्यान रखिएगा। पराध्वनिक गति क्या होती है, तो मैक। लेंस की क्षमता, जो भी ये लेंस लगाए इसे डायोप्टर में मापते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता टेस्ला, आपने नाम सुना होगा टेस्ला, इलोन मस्क की जो गाड़ी आ चुकी है, तो टेस्ला क्योंकि वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तरह एक तरीके से वो कार्य करती है, यानी उसमें डीजल वगैरह कुछ नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, 1 इंच बराबर 2.54 और 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर और 1 फुट में क्या है 12 इंच होते हैं। 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं और ये बराबर होता है 30.4 सेंटीमीटर के। 1 गज में 3 फुट होते हैं। समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। ताप का मात्रक क्या है, केल्विन है। और मानक निर्धारण करने का अंतर्राष्ट्रीय मानक कहाँ स्थित है, ये फ्रांस में स्थित है कि हाँ किसका मानक क्या होगा। तो क्वेश्चन आएगा कि मानक निर्धारित करने का अंतर्राष्ट्रीय मानक कहाँ स्थित है, तो आपको बताना होगा फ्रांस में। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, तो द्रव्य की मात्रा मापता है।
प्रकाश तरंगों की लंबाई मापता है, या केबलों की लंबाई, या जहाजों की चाल। तो देखिएगा एंगस्ट्रॉम जो है वो प्रकाश तरंगों की लंबाई मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब आप लोग अदिश और सदिश राशियां देख लीजिएगा किसे कहते हैं। तो देखिए सदिश राशि जिसमें दूरी तथा जिसमें क्या होता है परिमाण तथा उसका परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, तो वो सदिश राशियां होती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, वजन, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा। अदिश राशियां क्या होती हैं, इसमें से दोनों चीजें नहीं हो सकती, यानी उसका भार और दिशा दोनों नहीं हो सकती, कोई एक चीज होगी। जैसे दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब। अब देखिए इसमें से आप अगर कोई ट्रिक पकड़ेंगे तो जो है कि जो सदिश राशियां होती है उसमें क्या है, बा जरूर आता है, ठीक है। तो देखिए बा से विस्थापन, बा से वेग, बा से बल, बा से संवेग में भी बा आया है, ठीक है। त्वरण में बा, वजन में बा, विद्युत क्षेत्र में बा, चुंबकीय क्षेत्र में बा, ठीक है, विद्युत धारा का घनत्व इसमें बा। लेकिन इसमें कहीं एक जगह आपको धोखे से मिल जाएगा बा, वरना शुरुआत में ही सब में बा आता है। तो अगर क्वेश्चन में आपको पूछे सदिश राशि अदिश, तो सदिश राशि में यदि आपको बा मिल जाए, ठीक है, शुरुआत में, यानी दाब तो नहीं है, ठीक है, जैसे दाब हम लोग हटा देंगे इधर से, बाकी अधिकतर आपके क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएंगे। समुद्री जहाज की गति नापने की इकाई क्या है, तो नॉट है। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है, डेसिबल है। ओजोन परत की इकाई किसमें मापी जाती है, तो डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, तो रिक्टर स्केल है। रिक्टर स्केल पे हम भूकंपीय तरंगों की लंबाई वगैरह मापते हैं कि कितनी तेज भूकंप आया हुआ है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण मात्रक दिए गए हैं, मापन यंत्र दिए गए हैं यहाँ पे। तो हम देखेंगे जैसे आपको दूध मापना है, दूध में कितना पानी मिला है कितना नहीं, तो उसे कहाँ से मापोगे आप, तो आप लेक्टोमीटर से मापोगे, ठीक है। क्या मापोगे, लेक्टोमीटर। दूध में शर्करा पाई जाती है, लेक्टोज शर्करा। क्वेश्चन आएगा कि दूध से दही बन रहा है तो क्या परिवर्तित हुआ है, तो इसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, और लेक्टो, जहाँ पे लेक्टो आ जाए वो दूध से संबंधित होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो वो है हाइग्रोमीटर। एक है हाइग्रोमीटर, एक है हाइड्रोमीटर। तो द्रव्यों का अपेक्षिक घनत्व मापने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर। वायु दाब मापने वाला यंत्र बैरोमीटर। उच्च ताप मापने वाला यंत्र पायरोमीटर। मनुष्य के शरीर का ताप मापने वाला यंत्र थर्मामीटर। मनुष्य के शरीर का ताप होता कितना है, 98.6 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 98.6 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में 310.15 केल्विन और 37 डिग्री सेल्सियस। रक्तदाब मापने का अंतर क्या है, सिपगमो मैनोमीटर। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, 120/80 mmHg, यानी अधिकतम 120 और कम से कम 80 होना चाहिए रक्तदाब। समुद्र की गहराई मापने का यंत्र फेदोमीटर। स्वर्ण की शुद्धता, यानी जो हम गोल्ड सोना पहनते हैं उसे कैसे मापेंगे, तो उसे कैरोटोमीटर से मापेंगे। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है, तो अमीटर है। और देखिए ये हम यहाँ पे आपको इसकी ट्रिक भी बता रहे हैं, बहुत अच्छी ध्यान दीजिएगा। विद्युत धारा मापने का यंत्र अमीटर है, कुछ ऐसे ध्यान रखिएगा। और अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। यानी एक अमित नाम का लड़का था, वो आपके घर आया, उसने कहा हमें विद्युत धारा मापनी है। आप एज्यूम करिएगा ऐसे ही, तो अमित नाम का लड़का था, वो विद्युत धारा मतलब करंट माप रहा था, कितनी तेज करंट बह रहा है तुम्हारे घर में। तो अमित नाम का लड़का मतलब अमीटर, विद्युत धारा मापने आया मतलब विद्युत धारा मापक यंत्र। फिर आपने कहा ठीक है, आप छत पे चले जाओ, और आपके यहाँ सीढ़ी लगी थी, ठीक है, सीढ़ी, जो गांव देहात में सीढ़ी होती है, जीना नहीं होता है। तो फिर वो सीढ़ी पे चढ़ा, छत पर चला गया, वहां पे थोड़ा तार कटा था, वहां से उसने विद्युत धारा नाप ली। अगर क्वेश्चन आएगा कि अमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या फिर समांतर क्रम में, तो आप ध्यान रखिएगा श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो ट्रिक क्या है कि अमित आया, उसने धारा नापी, फिर वो सीढ़ी पे चढ़ गया, यानी अमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र होता है और वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। अगला क्वेश्चन है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है, तो वो है पॉलीग्राफ।
पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र ऑक्सेनोमीटर, गैसों को दाब मापने का यंत्र मैनोमीटर, वायु की गति मापने का यंत्र एनीमोमीटर। जहाँ पे एनीमो आ जाए वो उसका मतलब होता है हवा, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। हृदय की ध्वनि सुनने का यंत्र तो स्टेथोस्कोप या आला, स्टेथोस्कोप। वर्षा की मात्रा ज्ञात करने का यंत्र रेन गेज। द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र वेंचुरीमीटर। द्रवों की श्यानता ज्ञात करने का यंत्र विस्कोमीटर। ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करने का यंत्र फोनोमीटर। पौधों की वृद्धि दर्शाने वाला यंत्र कैस्कोग्राफ। तो ये सभी क्वेश्चन बीच बीच में आते रहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा और डेटा दिया हुआ, जैसे कि गति के द्वितीय नियम से बल का सूत्र यानी F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है ma, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। F बराबर होता है क्या, ma होता है। गति का प्रथम नियम क्या है, जड़त्व का नियम होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये कौन सा है, दूसरा है या तीसरा, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तीसरा नियम है न्यूटन का। आम का पेड़ से नीचे गिरना क्या दर्शाता है, तो गुरुत्वीय बल दर्शाता है। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण शून्य हो तो उस गति को क्या कहेंगे, तो देखिए रेखीय गति कहेंगे, वृत्तीय गति या सरल आवर्त गति या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तो उसको हम क्या कहेंगे, एक समान गति कहेंगे। तो अगर आंसर में यहाँ कहीं होता है एक समान गति तो वो सही हो जाता। तो एक समान वेग से तो एक समान गति इसमें कहीं दिया नहीं है, इसलिए क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो एक समान गति का उदाहरण है ये। अगला क्वेश्चन, लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक है। जब लिफ्ट जा रही हो यानी वजन उसको ज़्यादा लग रहा है, तो ज़्यादा वजन कब होगा, जब देखिए अगर लिफ्ट ऊपर से बिल्कुल नीचे आ रही होगी तो उसे वजन लगेगा ही नहीं, ठीक है, वो स्वतंत्र अवस्था में आएगी। और ज़्यादा वजन तब लगेगा जब नीचे से ऊपर जा रही होगी लिफ्ट, तो भारीपन लगेगा और वायुमंडल का दबाव लगेगा उसके ऊपर। तो देखिएगा ऑप्शन इसमें डी, एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, उसमें भी क्या है, त्वरण ना कि वेग। तो निश्चित त्वरण से लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, तब लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होगा। लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, वेग से जा रही है, त्वरण से, तो त्वरण से जा रही है। त्वरण में क्या होता है, दिशा भी समान होती है, ये त्वरण होता है। और वेग में क्या है, वेग में दिशा का कोई मतलब नहीं है, वेग में दिशा भी और यहाँ पे लेकिन त्वरण ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत का एक समान प्रतिक्रिया होती है, ये कथन को क्या कहते हैं, यानी प्रत्येक क्रिया की सदैव विपरीत क्रिया होती है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है, प्रथम द्वितीय या तृतीय नियम, बताइएगा। तो अभी ये भी बताया गया कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो ये न्यूटन का तृतीय नियम है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। गति के समीकरण देख लीजिएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू एस। तो ये आप लोग थोड़ा सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गाड़ी घोड़े द्वारा 4 मीटर पर सेकंड से त्वरण से खींची जाती है, घोड़े द्वारा लगाया गया बल क्या होगा, तो हम सूत्र लिखेंगे बल यानी F बराबर m द्रव्यमान गुणे त्वरण पर F इसमें पूछ कर रहा है कि घोड़े द्वारा लगाया गया बल यानी F हमें निकालना है। तो m देखो द्रव्यमान 500 दिया है, तो यहाँ 500 हम लोग नोट कर लेंगे। फिर त्वरण देखो कितना दिया है, त्वरण 4 मीटर पर सेकंड, उसका 4 लिख दिए हैं। फिर उसके बाद सॉल्व आउट करेंगे तो हमें 2000 न्यूटन आंसर मिल जाएगा। और बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए न्यूटन वाला हम लोग इसमें टिक करेंगे। अभिकेंद्र बल क्या है और अपकेंद्र बल क्या है, देखिए जो अभिकेंद्र बल होता है वो केंद्र की ओर लगेगा बीच में, और जो अपकेंद्र बल होता है वो बाहर की ओर लगेगा, अंदर से बाहर की ओर बल लगेगा, तो वो कौन सा होगा, वो अपकेंद्र बल हो जाएगा। और जो अभिकेंद्र बल है वो क्या है, बाहर से, अभिकेंद्र वाला केंद्र में लगेगा और अप वाला वो बाहर की ओर लगेगा। तो यही है अभिकेंद्र और अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल वृत्त की परिधि से केंद्र की ओर लगने वाला बल, तो ये केंद्र की ओर लगेगा। जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो मोड़ते हैं, तो जहाँ पे मोड़ होती है वहाँ पे आप केंद्र के अंदर की ओर मोड़ते हैं, तो वो जो बल होता है वो अभिकेंद्र बल होता है। अगर बात करें अपकेंद्र बल की, तो जब दूध से दही बनाने के लिए क्या है, जब उससे
निकाली जाता है मक्खन वगैरह, ठीक है। तो मक्खन निकालते समय तो उसका मक्खन बाहर से अंदर से बाहर की तरफ फेंकता है वो, तो वहाँ पे अपकेंद्र बल लगता है। तो जो क्या है, दही से मक्खन निकालना हो तो वहाँ पे अपकेंद्र बल लगता है। देखिएगा, अपकेंद्र बल किसी वृत्ताकार पथ में वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल कहलाता है। तो अभिकेंद्र और अपकेंद्र बल आपको याद हो गया है। या मोटरसाइकिल साइकिल वाला एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। तो अपकेंद्र बल F बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी F बराबर mv²/r। अब उदाहरण देख लीजिएगा, अपकेंद्र बल के उदाहरण क्या है। तो जैसे कार का सड़क पर मुड़ना, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का घूमना, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। अपकेंद्र बल के उदाहरण अपकेंद्र बल के उदाहरण क्या है। दूध में से मक्खन निकालना, मशीन में कपड़े धोना। तो कपड़े मशीन में होंगे, फिर क्या है कि वो जो कपड़े हैं उनसे मैल निकल जाएगा, अंदर से बाहर की ओर जाएगा। तो ये अपकेंद्र बल का उदाहरण है। तो अब आपको अपकेंद्र और अभिकेंद्र बल पूरी तरीके से समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है। साइकिल के पहिए जो दर्शाते हैं वो कौन सी गति दर्शाते हैं। तो देखिए, एक तो वो गोल गोल घूम रहा है तो उसको कहेंगे वृत्तीय गति, और एक वो आगे की ओर बढ़ रहा है, इसको कहेंगे स्थानांतरित गति। तो वृत्तीय और स्थानांतरित गति प्रदर्शित कर रहा है। एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी हुई है। इस पर लग रहे बल या बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, अगर पुस्तक पड़ी है तो इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा कार्य कर रहा है, क्योंकि क्या है, एक पुस्तक द्वारा बल लगाया जा रहा है, और जो मेज पे पड़ी है तो मेज द्वारा भी एक बल लगाया जा रहा है। तो इस पे संतुलित बलों का एक जोड़ा कार्य कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, बल को मापा जाता है कैसे। स्प्रिंग तुला के प्रयोग से, थर्मामीटर द्वारा, कैलोरीमीटर द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं, बताओ। क्वेश्चन है, बल को मापा जा सकता है, कैसे मापेंगे बल को। तो देखिए, स्प्रिंग तुला के प्रयोग से, यानी जो ऊपर स्प्रिंग टंगा होगा, नीचे से आप वजन लटकाएंगे, तो वैसे हम ये अब वजन को नाप पाएंगे कितना वजन है। तो बल को कैसे मापेंगे, आंसर है स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर अभिलंब रूप से कार्य करने वाले 1 न्यूटन बल के लिए दाब क्या होगा। तो दाब प्रेशर P बराबर क्या होता है, F/A होता है। सूत्र आप लिखिएगा P बराबर F/A, यानी F बराबर 1 हो जाएगा और A भी 1 हो जाएगा, तो 1 पास्कल आंसर आ जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित होती है। तो पदार्थ के संवेग यानी P, ठीक है, और वेग के अनुपात में, वेग मतलब V के अनुपात होगा तो कौन सी राशि प्रदर्शित होगी। तो हम लोग संवेग P लिखेंगे, वेग V लिखेंगे। P बराबर mv होता है और V बराबर B। यहाँ से V कट जाएगा, m बचेगा, तो m मतलब द्रव्यमान, ठीक है। तो आप लोग जब इसे देखेंगे, जो मैंने अभी हाईलाइट कर रखा है, तब आप इसे जान पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। वे जाते समय 12 किलोमीटर हावर की चाल से जाती है और लौटते समय 8 किलोमीटर पर हावर की चाल से लौटती है। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल। तो औसत चाल का सूत्र ध्यान रखिएगा, x/y बटे x+y। यहाँ पे x+y है, इसे मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। तो सूत्र आपको ध्यान है 2xy बटे x+y। ये वाला फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, आंसर आ जाएगा। बस इंपॉर्टेंट है, आपको सूत्र ध्यान रखना है, क्या, 2xy बटे x+y। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों के गुण, द्रव का उत्प्लावन। दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक, यानी जैसे कि दाब हम वृद्धि करेंगे तो पानी का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो दाब जैसे बढ़ाएंगे पानी का क्वथनांक बढ़ेगा वैसे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, रिकॉर्ड तोड़ एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधे बच्चे लगाएंगे दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक घट जाएगा, और दाब बढ़ाने के साथ आधे बच्चे लगाएंगे बढ़ जाएगा, लेकिन सही आंसर है बढ़ जाता है। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन, दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में यही युक्ति प्रयोग की जाती है। दाब बढ़ने से कुकर के अंदर का जल क्वथनांक बढ़ता है,
जिससे कुकर के अंदर जल का तापमान बढ़ जाता है, वह खाना शीघ्र पक जाता है। अब देखो समझो इसे, कुकर में क्या होता है कि ऊपर सीटी लगी होती है, तो सीटी क्या है वो निकलने नहीं देती है जो उसके अंदर भाप बनती है, तो वो भाप एक तरीके से दाब का काम करती है। अब जो ऊपर से दाब पड़ेगा तो देखिए क्वथनांक का मतलब समझो, क्वथनांक मतलब होता है ऐसा ताप जिस पर कोई दाब द्रव खोलने लगे या फिर मतलब वाष्प बनने लगे, वो वाष्पन हो जाएगा। आप यहाँ पे खोलना ध्यान रखिएगा, ऐसा ताप ऐसा डिग्री सेल्सियस ताप जिस पर कोई द्रव खोलने लगे। अगर उस पर सीट ऊपर क्या ढक्कन बंद नहीं होगा तो वो जल्दी खोलने लगेगा, यानी उसका क्वथनांक कम होता है। और जब ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया जाता है तो उस पर दाब लगता है, दाब लगने पे क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ने का मतलब अगर जल पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, खोल रहा है, तो उसके बाद वो 101 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा, यानी जो 1 डिग्री सेल्सियस जो क्यों 101 पे क्यों वो उबलेगा, क्योंकि दाब लग रहा है, दाब उसे ऊपर नहीं उठने दे रहा, तो फिर उस पर थोड़ी ज़्यादा देर में खोल रहा है, इसीलिए क्या है पूरे पानी का ताप बहुत ज़्यादा है, लगातार ताप बना हुआ है 101 डिग्री सेल्सियस। अब भगोने वगैरह में क्या होता है कि वहाँ से लगातार वाष्प निकलती रहेगी, तो पानी क्या है नॉर्मल वही हल्का सा गर्म हुआ, भाप निकल गई, तो ना तो कोई दाब ना तो ज़्यादा टेम्परेचर, वहाँ पे दाब लगेगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्वथनांक बढ़ाने के लिए वो पूरा बढ़ा हुआ क्वथनांक काम करता रहेगा, इसलिए भोजन जल्दी पक जाएगा। तो आप समझिएगा जो हमने बताया है, बाकी इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। मानक वायुमंडलीय दाब नहीं होता है, तो इसने वायुमंडलीय दाब दिए हैं, कौन सा नहीं होता है। तो देखिए एक तो सभी को याद होगा 760 mmHg, ये क्या होता है मिलीमीटर मरकरी, इतना वायुमंडलीय दाब लगता है। पास्कल में इसको आप अगर किलोग्राम सेंटीमीटर में 1.13 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये दाब होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने घन सेंटीमीटर कर दिया है, तो घन सेंटीमीटर नहीं होता है। दूसरा 101.3 किलो पास्कल, तो जहाँ पे घन आ जाए, क्योंकि दाब क्या है, दाब एक लंबाई गुणे चौड़ाई में लगने वाला है, ना कि सभी में, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में, इसलिए इसमें डी वाला नहीं होगा। किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। किसी का दाब बढ़ेगा तो उसका क्वथनांक क्या है, बढ़ जाएगा। तो ये सुपर टीटी, यूपी टीटी, सीटीईटी हर एग्जाम में पूछा गया है। देखिए अभी क्वेश्चन बताया था, वही क्वेश्चन है, किसी द्रव का दाब बढ़ता है, अब तुमने दाब उस पर बढ़ा दिया, तो क्वथनांक क्या है कि पहले वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने वाला था, लेकिन अब नहीं उबलेगा, अब वो 100 से थोड़ा ऊपर, यानी 100 और आधा या 100 या 1 डिग्री सेल्सियस और ले लेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि उस पर दाब काम कर रहा है। जैसे आप अभी जितना काम कर रहे हो, आप पे थोड़ा दाब आ जाए, प्रेशर आ जाए, 3-4 काम और दे दिए जाएँ, आपको पढ़ाना भी है, कोचिंग भी पढ़ाना, स्कूल भी पढ़ाना, और खुद की भी स्टडी करनी, और थोड़ा बहुत दुकान पे बैठना, तो आप पे दाब प्रेशर आ जाएगा, फिर आप क्या और ज़्यादा सब कुछ मेहनत करोगे, तो वही चीज़ यहाँ पे है, तो उसका प्रेशर है, फिर वो और ज़्यादा टेम्परेचर पर खोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें ये 3 पॉइंट दिखाए गए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तो इसमें कह रहा है कि सबसे ज़्यादा दाब कहाँ पर होगा। तो देखिए दाब क्या होता है कि ऊपर से कितना दाब लग रहा है, तो हमें देख रहा है कि सी वाला पॉइंट नीचे है, यानी सब इस पे क्या है, इस पे सबसे ज़्यादा दाब होगा। क्यों, क्योंकि इस पे इतना सब प्रेशर या दाब लग रहा है, और सबसे कम ए पर होगा, क्योंकि ए के ऊपर कम जल है, तो इस पे कम जल का दाब लग रहा है। तो सही ऑप्शन इसमें वो होगा जहाँ पे सी सबसे ज़्यादा होगा, तो सी सबसे ज़्यादा बी में दिख रहा है, तो सबसे ज़्यादा सी पर, फिर बी पर, सबसे कम ए पर, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। हम वायुमंडल के बाहर से पिचकते नहीं हैं, क्योंकि तो क्यों नहीं पिचकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडल दाब की अपेक्षा अधिक है, और यह बाहर से दाब को निरस्त करता है। अब यूपीटीटी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्मॉल द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा ई है, काइनेटिक एनर्जी ई है, इसका संवेग क्या होगा। तो इसका संवेग आपको बताना है। तो गतिज ऊर्जा ई बराबर 1/2 mv², संवेग p बराबर mv, ई बराबर क्या हो जाएगा वही, यानी 1/2 mv²। अब b² यहाँ से निकालेंगे सॉल्व आउट करके, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ b निकालेंगे तो 2e/m आ जाएगा, फिर b जब यहाँ से 2 हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा 2e/m। अब इसमें क्या है
कि v का मान समीकरण 2 में रखने पर ये जो b है इसकी जगह रख देंगे तो हमें ये फिर प्राप्त हो जाएगा। और ये प्राप्त होने के बाद फिर इसे फिर से सॉल्व आउट करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा m√2e बटे रूट में m, और m यहाँ पे बाहर दिया है, ठीक है। अब बाहर की वैल्यू अगर अंदर ले जाएंगे तो रूट में ज़्यादा हो जाएगी, यानी वो हम उसको m² लिख सकते हैं मैथ के हिसाब से। जो भी m² लिख देंगे तो m से m एक कट भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 2m बटे e। इसीलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसे बहुत कम ही बच्चे कर पाएंगे, तो बार बार प्रैक्टिस करिएगा तभी बेहतर सफलता मिलेगी। देखिए जो दशरथ माझी थे, ऐसे व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने क्या है कि असफलता कहते किसे हैं ये नहीं जानते, तो कितना बड़ा उन्होंने कार्य किया था दशरथ माझी। माउंटेन पे चढ़ने वाले लोग 10-10 बार माउंटेन पे चढ़ चुके हैं, एक बार नहीं। जब एग्ज़ाम निकलेगा तो एक बार 4 एग्ज़ाम निकल लेंगे, ठीक है। 4 नहीं निकलेगा तो एक भी नहीं निकलेगा, तो बढ़िया मेहनत करिएगा, एक बार में कई एग्ज़ाम निकालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यहाँ पे शक्ति पावर, तो पावर P बराबर v² बटे R होता है। एक बल्ब 100 वाट 200 वाट की एक 160 वोल्ट वोल्टता के साथ जोड़ा गया है, शक्ति ह्रास ज्ञात कीजिए। तो पावर P बराबर v² बटे R आपको निकालना है, रेसिस्टेंट R होता है, ठीक है। शक्ति ह्रास क्या होता है R रेसिस्टेंट। तो R बराबर v² बटे P, यानी v यहाँ पे वैल्यू 120 यहाँ पे दिया गया है वोल्ट में, 200 वोल्ट और 200 वोल्ट और 100 वोल्ट इसके लिए दिया गया है। और P v² बटे R ये पूरा सॉल्व आउट करेंगे तब आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो P बराबर v² बटे R, फिर R निकालेंगे तो R क्या हो जाएगा v² बटे P पावर। और देखो पावर का ये भी सूत्र दिया है, तो ये जो सूत्र हैं इन्हीं को लगा के फिर हम सॉल्व आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का। अब यहाँ पे देखिएगा शक्ति दी है, विद्युत ऊर्जा का विद्युत धारा दिया गया है, तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। अब ये ध्यान रखिएगा 3.6 × 10⁻⁶ ये भी पूछ लिया जाता है। तो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। प्राय विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के मापने के लिए प्रयोग होता है, यानी विद्युत ऊर्जा जो घर में खपत। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा का मतलब देखिएगा, इसका मतलब होता है कि आपने 1000 वाट यूज किए हैं, ठीक है, 1 घंटे में। तो 1 घंटे में यानी 3600 सेकंड होते हैं, तो वही लिखा है कि 3600 और गुणे 1000, फिर इसे सॉल्व करेंगे तो 3.6 × 10⁻⁶ आ जाएगा। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो कार्य करने की दर शक्ति पावर P कहलाते हैं। P बराबर W बटे T। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत शेल में रासायनिक, यहाँ ऊर्जा का रूपांतरण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि विद्युत मोटर कौन सी ऊर्जा परिवर्तित करता है, डायनामो कौन सी ऊर्जा परिवर्तित करता है, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिएगा विद्युत बल्ब और हीटर ये क्या करते हैं, तो देखो ये करते हैं क्या, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं। अब विद्युत सेल क्या करती है, जो टार्च में डालते थे, तो वो क्या करती है, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। डायनामो क्या करता है, डायनामो तो देखिए जो भी जनरेटर शादी बारात तिलक विवाह में लाते हैं वो एक्चुअली में डायनामो होता है, तो उसे गोल ऐसे करके घुमाते हैं, तो वो यंत्र है एक तरीके का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वो क्या है, यंत्र। तो यंत्र ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनती है, फिर तुरंत अब लाइट वाइट सब जलने लगती है। तो ये ध्यान रखिएगा जो डायनामो है वो एक तरीके का जनरेटर ही होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बना लेते हैं, फिर आप लोग बल्ब बल्ब सब जलाते हैं। फिर विद्युत मोटर क्या करता है, जो घर में मोटर पानी देता है, अब इसका काम क्या है, इसका काम है गोल गोल घुमाता है, ठीक है, ये तो ये यांत्रिक ऊर्जा बना देता है विद्युत ऊर्जा से। तो विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बना देता है। आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा अधिकतर यही विद्युत ऊर्जा वाला या डायनामो, बस ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी ध्यान रखिएगा जैसे विद्युत मोटर क्या है, तो इसमें भी पहले विद्युत आ रहा है, यहाँ भी पहले विद्युत आ रहा है, तो विद्युत यानी विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। लाउड स्पीकर तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है।
लाउड स्पीकर, ठीक है। यहाँ क्या है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा बदल रही है और यहाँ ध्वनि से विद्युत बन रही है। सितारे एवं अन्य खाद्य यंत्र, अन्य वाद्य यंत्र, ये क्या करते हैं, ये यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा बना देते हैं, यानी रगड़ते हैं उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा है। ऊष्मा इंजन, ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा। नाभिकीय रिएक्टर, या नाभिकीय ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। मोमबत्ती क्या करती है, तो मोमबत्ती जलती है, वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होती है और उसके द्वारा वो प्रकाश में बदल जाता है, तो रसायन से ये प्रकाश बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है क्योंकि इसका गुरुत्वीय त्वरण कम है। यदि दो पिंडों का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी, उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कैसा हो जाएगा। उनका द्रव्यमान आधा करना है, तो m1 m2 होता है, इसको आधा कर दोगे तो 1/2 m1 गुणे 1/2 m2 हो जाएगा। तो कह रहा है कि क्या अंतर क्या आ जाएगा। तो देखो 1/2 और 1/2 जब इन्हें सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएंगे, ये फिर ये नीचे आ जाएंगे और जब नीचे यहाँ पे आ जाएगा तो यानी कि भार कम हो जाएगा, 4 गुना नहीं होगा बल्कि चौथाई रह जाएगा, ठीक है। इसके हर सबके नीचे 1 होता है तो ये 2 नीचे आ जाएंगे तो 2 2 4 हो जाएंगे फिर, और फिर ये 1/4 यानी चौथाई बल रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। सर्वत्र न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बीच की दूरी है, ठीक है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और m1 m2 के अनुक्रमानुपाती होता है। यही क्या है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। F बराबर जी m1 m2 बराबर r², जहाँ जी एक नियतांक है। जी का मान ध्यान रखिएगा 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। जी नियतांक, इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 0.1% की वृद्धि होती है तो उसके संवेग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv², नोट डाउन करेंगे, 0.1 हो जाएगा। संवेग p बराबर mv और संवेग में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि परसेंट 1/2, इसे सॉल्व आउट करेंगे तो 0.05 प्राप्त हो जाएगा, 0.05%। परीक्षा दृष्टि के हिसाब से यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिए, केपलर ने दिए। केपलर ने ग्रहों के गति संबंधी नियम 3 दिए हैं। पहला कक्षाओं का नियम, दूसरा क्षेत्रफली चाल का नियम, तीसरा परिक्रमण कालों का नियम। केपलर के द्वितीय नियम पर आधारित क्या है, कोणीय संवेग या संरक्षण का नियम। केपलर का तृतीय नियम t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। स्मॉल जी कैपिटल डी में संबंध क्या है, तो स्मॉल जी बराबर gm बटे r²। पृथ्वी पर स्मॉल जी का मान 9.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्मॉल जी का अर्थ क्या है, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड खाली, ठीक है। पृथ्वी से पलायन वेग यानी कि 11.2 किलोमीटर सेकंड। बॉल पिंड किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो गुरुत्वीय बल पर। किसी पिंड का भार सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ये ध्रुवों पर होता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो आइजैक न्यूटन साहब ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। घर्षण के बारे में देखिएगा कि गलत कथन पहचानना है आपको। कह रहा है कि बॉल बेरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। यानी जो बेरिंग लगे होते हैं वो क्या है कि घर्षण को बढ़ा देता है, नहीं, बेरिंग और घर्षण को कम कर देता है, इसलिए गलत है। घर्षण बल निर्भर करता है किस पर, तो सतहों की प्रकृति पर घर्षण बल निर्भर करता है, यानी खुरदरे और चिकने पर, न कि क्षेत्रफल पर। यदि कोई वस्तु किसी
दूसरी वस्तु की सतह पर फिसल रही है तो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल क्या होगा? सर्पी घर्षण बल होगा। अब देखिएगा, अगर कोई वस्तु लुढ़कती हुई जा रही है ऐसे करके ऐसे, ठीक है, यानी लगातार मिलती हुई लुढ़कती हुई, तो उसे लोटनी घर्षण बल कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो दोनों वस्तुओं के संपर्क सतह पर लगने वाला बल घर्षण बल लोटनी घर्षण बल कहलाता है। अब देखिए, लोटनी घर्षण बल का मान सबसे कम, स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। तो स्थैतिक घर्षण बल मतलब कुछ रुकी हुई है, जैसे ये है मोबाइल यहाँ पे रुका हुआ तो स्थैतिक है, सबसे ज़्यादा बल यहीं पे लगेगा। फिर इसके बाद सर्पी घर्षण बल, यानी जो चल रहा होगा पहिए की तरह। और लोटनी क्या है? जो खुद ऐसे करके जाएगा, तो लोटनी घर्षण बल उसका मान सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी जो घर्षण है ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो कर दिया जाए घर्षण को। कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता, उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती हैं। तलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। अगर कोई तरल है, जैसे कि पानी पानी के बीच या फिर तेल पानी के बीच, ऐसा कोई बल लगेगा तो उसे क्या कहेंगे? कर्षण कहेंगे, ये वाला कर्षण। घर्षण बल वस्तु की आकृति जैसे खुरदरेपन तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो तीसरा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का परीक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी ओर दर्पण में बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है? अब ध्यान से सुनो, कह रहा है कि पहले दूरी कितनी थी? 5 थी, 1 मीटर वो आगे बढ़ गई, तो अब कितनी बची? 4। तो कह रहा है कि दर्पण में उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी आपको बतानी है। तो देखिए, प्रतिबिंब के बीच की दूरी मतलब देखिए, ये पहले 5 थे, ये भी इधर 5, जो लास्ट में बनता है प्रतिबिंब, फिर उसने क्या 1 मीटर और चला, तो उसके बाद दूरी एक इधर 4 बची, जैसे ये यहाँ पे 4। तो देखिए, एक इधर 4, दूसरे इधर 4, तो आंसर आ जाएगा 8 मीटर, इसीलिए ऑप्शन बी होगा। सही कथन को आपको पहचानना है। अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। तो ये अवतल दर्पण के बारे में जानकारी है, आप ध्यान रखिएगा। अवतल दर्पण सीधा और उल्टा दोनों तरीके का प्रतिबिंब बना देता है। अवतल दर्पण के उपयोग, देखिए उत्तल दर्पण कहाँ कहाँ लगता है और अवतल दर्पण कहाँ कहाँ लगता है, ये आपको जानना जरूरी है। जैसे क्या है कि टार्च, सैटेलाइट, वाहनों की हेडलाइट सामने, ठीक है, जो बिल्कुल दूर तक फोकस जाता है, उसमें अवतल दर्पण लगा होता है। सेविंग दर्पण, जो गल में चेहरा वगैरह देखता है, वो अवतल दर्पण होता है। दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण, और सौर भट्टी में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण के बारे में बात करें तो ड्राइवर अपनी पीछे का जो होता है देखने के लिए साइड में, वहां पे उत्तल दर्पण लगा होता है। एक अवतल दर्पण का फोकस होता है, तो क्या होता है, इसका डिटेल देखिएगा। किसी अवतल दर्पण का फोकस आभासी तथा वास्तविक दोनों प्रकार का होता है। यानी जो अवतल दर्पण है उसका जो फोकस बनेगा वो कैसा, जरूरी नहीं आभासी या वास्तविक हो, दोनों प्रकार का हो सकता है अवतल दर्पण द्वारा। देखिए, अवतल लेंस नहीं है, यहाँ पे अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो कहीं वास्तविक उल्टा बनेगा, ठीक है, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब, और क्या है, फोकस आभासी तथा वास्तविक होगा। एक उत्तल गोली दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी तथा सीधा बनता है, एक उत्तल गोली दर्पण से। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे अपवर्तन कहते हैं। एक से अपने मार्ग से विचलित होना, तो विचलित होने को क्या कहते हैं, अपवर्तन। दूरदृष्टि दोष के मरीज को चश्मा दिया जाता है तो उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, अगर दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस लगा होता है, उसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस लगा होता है। निकट दृष्टि दोष की या नॉर्मल व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष वगैरह ना हो और कोई भी दोष ना हो
तो नॉर्मल जो होता है निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है, मतलब 25 सेंटीमीटर से उसको बढ़िया दिखना चाहिए। नेत्र संबंधी रोग, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता, ये चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। तो निकट दृष्टि दोष क्या है? इस रोग में निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटने के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनने लगता है। किसमें? निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बनने लगता है प्रतिबिंब, मायोपिया। और दूर दृष्टि दोष में इसका उल्टा होता है, वहां प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। इनकी पावर भी होती है प्लस माइनस, ये भी ध्यान रखिएगा। निकट दृष्टि दोष में हमेशा जो निवारण के लिए अवतल लेंस लगता है इसकी पावर माइनस में होती है, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगता है उसकी पावर प्लस में होती है। वहाँ रेटिना के बाद में प्रतिबिंब बनता है पीछे, और यहाँ रेटिना के पहले प्रतिबिंब बन जाता है। तो दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, इस रोग में नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ने के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। जरा दृष्टि दोष, तो आयु अधिक होने पर ना तो दूर की वस्तुएं इस पर दिखाई देती हैं और ना ही पास की वस्तुएं। ऐसे स्थिति को जरा दूर दर्शिता या जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस रोग के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता क्या है? इसमें व्यक्ति की सभी दिशाओं यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं तो क्या है मैं एक समान रूप से नहीं देख पाता है, तो क्या है दिक्कत हो जाती है, उसे अबिंदुकता कहते हैं। तो इसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है अबिंदुकता के दोष के निवारण के लिए। नेत्र का वे भाग जो प्रकाश के गमन को नियंत्रित करता है तो वो आइरिस होता है, ना कि लेंस, आइरिस। ठीक है, तो आइरिस क्या होता है? आइरिस वे भाग है जो प्रकाश के गमन को नियंत्रित करता है। आइरिस या पतितारिका कहलाता है। मानव नेत्र में आइरिस कैमरे के डायफ्राम की भांति होता है, अर्थात यह कार्निया पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो मानव में प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? क्या कार्निया करती है, क्या लेंस करता है, या फिर आइरिस? तो ध्यान रखिएगा आइरिस करता है। F और 2F के बीच की वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। तो देखिएगा यहाँ पे जो भी लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा वो F और 2F के बीच, यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखी है तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा ही होता है। ठीक है, यहाँ पे तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। प्रतिबिंब से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस किरण में अधिकतम विचलन होता है? तो बैंगनी रंग में, जो बैंगनी रंग होता है उसमें अधिकतम विचलन होता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो बैंगनी रंग जो होता है उसका अधिकतम विचलन होता है। और देखिएगा प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण सर्वाधिक विचलन इसी का होता है, जबकि लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने के कारण अपेक्षाकृत सबसे कम विचलन होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये दिन में आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश की स्थिति के अनुसार आंख का कौन सा भाग समायोजित किया जा सकता है? तो पुतली या प्यूपिल। स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किस कारण दिखाई देता है? तो दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग नीला, हरा और लाल है। अब जो रंग होते हैं इंद्रधनुष वगैरह बनता है तो उसमें बेबियोर होता है। ठीक है, बेबियोर यानी बेजानी हाफिनाला, याद रखेंगे क्या? बेजानी हाफिनाला। प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर दिखने वाला रंग लाल है, जबकि द्वितीय इंद्रधनुष में क्या है? सबसे ऊपर दिखने वाला रंग बैंगनी है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम कौन सा है?
तो अभी तक हो सकता है बीच में आपको हल्की सी आवाज़ ना आई हो, लेकिन अब बेहतर और ज़्यादा आवाज़ आएगी। ठीक है, और ज़्यादा बेहतर आवाज़। प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर देखने वाला रंग लाल होता है और द्वितीय इंद्रधनुष में क्या है, बैंगनी होता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है, तो हमने आपको बताया था बेजानी, हापी, नाला, याद रखेंगे, यानी बैंगनी, जामुनी, ठीक है, बेजानी यानी जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगीला। सूर्य के प्रकाश का श्वेत प्रकाश रंग कितने रंगों में विभक्त हो जाता है या कितने रंगों से मिलकर बनता है, तो 7 रंगों से। प्रकाश का रंग निर्धारण होता है किसके द्वारा, तरंग दैर्ध्य के द्वारा, तरंग दैर्ध्य के द्वारा। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो वो 25 सेंटीमीटर होती है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग का अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है कैसा, तो काला। धूप के चश्मे में पावर की क्षमता कितनी होती है, तो 0 होती है। और जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार कार्य करता है, तो जल के अंदर होता है तो अवतल और बाहर होता है तो उत्तल, यानी जल के ऊपर जैसे निकलेगा तो उत्तल, अंदर है तो अवतल, की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पे सीटेट के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे आपको भी यूपीटीटी के क्वेश्चन रिवीजन करवा दे रहे हैं। ठीक है, सीटेट के क्वेश्चन अभी हमारा जो एग्ज़ाम है अभी जल्दी ही बच्चे यूपीटीटी देने वाले हैं, तो यूपीटीटी आप देख लीजिएगा। तो हम आपको यूपीटीटी के क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है और एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, जो जोड़ा जाता है, परिणामी लेंस की क्षमता क्या होगी। तो देखिए पावर ध्यान रखिएगा, किसकी प्लस आएगी किसकी माइनस, बस काम हो जाएगा। एक उत्तल लेंस जो होता है इसकी जो पावर आएगी ये प्लस में आएगी। उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 0.5 है, तो पावर P बराबर 1/F होता है। तो फोकस दूरी 5 रखेंगे, 1/F से यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्लस रहेगा। अब देखिएगा अवतल लेंस की पावर होती है माइनस में, जिसकी फोकस दूरी 1 है तो 1/1, लेकिन माइनस में रखेंगे। अब जब से सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या है, बराबर करना पड़ेगा। तो ऊपर गुणा कराएंगे 2 की और नीचे 2 की गुणा कराएंगे तो नीचे 1 हो जाएगा और 2 में से 1 घटेगा तो 1 डायोप्टर बचेगा फिर, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला ये जो क्वेश्चन है ये आप देख लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें पूछ क्या रहा है और आपको जानना क्या है। देखिए पानी का अपवर्तनांक दिया है 4/3 और कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया है। पूछा इसमें पानी की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, पानी के सापेक्ष कांच का। तो देखिए इसमें पानी के सापेक्ष कांच का पूछा है, तो कांच वाला हम ठीक है ऊपर लिख देंगे 3/2 और पानी वाला नीचे लिख देंगे। जिसके सापेक्ष कांच का यानी जो बाद में आता है उसको ऊपर लिख देंगे, सॉल्व आउट करेंगे, 9/8 आंसर आ जाएगा। सिर्फ लिखने की बात है इसमें। तो घूमते हुए समतल दर्पण पर आधारित किरण 60 डिग्री या 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो वो 120 होगा, क्योंकि यहाँ परावर्तन कोण बराबर होता है 2 गुणे आपतन कोण के। तो ये सन 2018 में आया हुआ विज्ञान में क्वेश्चन है। क्या परावर्तन कोण आपको ज्ञात करना है, तो आप 2 गुणे आपतन कोण होता है बराबर परावर्तन कोण। अगर आया हुआ कोण क्या है, आपतन कोण कितना है 60, तो परावर्तन इससे 2 गुना हो जाएगा कितना 120। तो सूत्र इंपॉर्टेंट है, सूत्र वाला ध्यान रखिएगा या फिर नोट डाउन करके रखिए। ऐसे क्वेश्चन यूपीटीटी में बहुत आते हैं। जैसे ये देखिएगा प्रकाश की चाल कितनी है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। पानी में 2.25 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, जबकि चंद्रमा से पृथ्वी पर आने में प्रकाश को जो समय लगता है चंद्रमा वाला वो 1.28 सेकंड लगते हैं। प्रतिदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, जैसे चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु है। दीप्त वस्तुएं जैसे सूर्य, मोमबत्ती, विद्युत लैंप, टार्च।
पारदर्शी वस्तुएं जिनसे आसपास देखा जा सके आर पार, जैसे शीशा, पॉलीथीन, लेंस, ये क्या आर पार दिखाएंगे तो इसलिए पारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी जैसे कि लकड़ी। पारभासी वस्तुएं जिनसे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे, ठीक है, जैसे ट्रेसिंग पेपर। परीक्षा दृष्टि में यहाँ पे नीचे जो डेटा दिया है, जैसे जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जबकि अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है तथा इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अणुओं के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के गहन अध्ययन महान वैज्ञानिक सीवी रमन तथा उनके सहयोगी द्वारा 1920 के दशक में किया गया था। रमन ने 1930 में इस कार्य के लिए भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यूपीटीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो बताइएगा इसमें से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो देखिए यहाँ पे है अवरक्त तरंग, किरण, सूक्ष्म तरंग या पराश्रव्य। ठीक है, जो इसमें पराश्रव्य है वो आंसर होगा। पराश्रव्य जो है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, बाकी है, ठीक है। अवरक्त है, किरण है, सूक्ष्म तरंग है। यहाँ पे कुछ किरणें और उनके खोजकर्ता दिए गए हैं। यहाँ की ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीटीटी में पूछा जा चुका है कि एक्स किरणें की खोज किसने की, तो रोंटगेन ने की थी, ठीक है। तो ये हम आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं। जैसे गामा किरणें क्या है, खोजकर्ता कौन है, बेकुरेल। एक्स किरणें खोजकर्ता रोंटगेन। और परावैंगनी किरणों के खोजकर्ता राइटर या रिटर। दृश्य विकिरण खोजकर्ता न्यूटन। अवरक्त किरण खोजकर्ता हर्शेल। लघु रेडियो तरंग खोजकर्ता हेनरिक हर्ट्ज। दीर्घ रेडियो तरंगे खोजकर्ता मार्कोनी। ध्वनि तरंग की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो ये होती है इस्पात या स्टील में। अब देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है कि कुछ डेटा दिया गया है, जैसे कि सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल ठोस में होती है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि निर्वात में क्या है, ध्वनि गमन नहीं करती है, जबकि प्रकाश निर्वात में गमन करता है। निर्वात का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ पे वायु भी नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी, वो बस एक स्थान है और उसमें ना तो वायु है, ना हवा, ना कोई कण, ना कुछ, तो वो ऐसे स्थान को हम लोग निर्वात कहते हैं। तो निर्वात वाला आप जान चुके हैं। ध्वनि क्या है, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अपश्रव्य तरंग जैसे कि 20 हर्ट्ज से जो कम होती हैं वो अपश्रव्य कहलाती हैं। इनको क्या है, हम अपन लोग सुन नहीं सकते। श्रव्य तरंगें जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं वो श्रव्य, यानी इसको सुन सकते हैं हम लोग। पराश्रव्य तरंगें ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती हैं। और ये क्या है, ये चिकित्सा वगैरह में काम आती है। मनुष्य कौन सी तरंग सुन सकता है, मनुष्य श्रव्य सुन सकता है, यानी जिनकी जो कि आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ध्वनि के महत्वपूर्ण गुण क्या है, आयाम तथा आवृत्ति होती है। ध्वनि तीव्रता मापने की इकाई क्या है, डेसिबल। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो वो होती है 332 मीटर पर सेकंड। सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है कहाँ, तो इस्पात में। ध्वनि की तारत्व या पिच निर्भर करती है किस पर, आवृत्ति पर। पराश्रव्य तरंगों का उदाहरण क्या है, अल्ट्रासाउंड मशीन। एक्वास्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती, तो ध्रुवण घटित नहीं हो सकती। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त तीव्रता वाली ध्वनि कौन सी होती है, तो वो 45 डेसिबल है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं, तो देखिए पराश्रव्य, यानी इसको अपन लोग नहीं सुन सकते, यानी कुत्तों द्वारा, डॉल्फिन, मछली के द्वारा इसको सुना जा सकता है। डॉपलर प्रभाव क्या है, तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से रिलेटेड है। यानी आप खड़े हो और एक ट्रेन जा रही हो तो आपको आवाज़ कैसे सुनाई देगी, पहले ज़्यादा फिर लगातार कम होती हुई। या आप खड़े हो, ट्रेन आ रही हो तो पहले आपको कम आवाज़ सुनाई देगी, हॉर्न उसका, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा। ये जो प्रभाव है इसी को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण क्या है, गामा किरण है।
ये शरीर में कैंसर भी करती हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक तल की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो यदि आप प्रतिध्वनि सुनना चाहते हैं तो 16.6 मीटर की दूरी कम से कम होनी ही चाहिए, ठीक है, यानी लगभग 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। यदि आप कहीं बड़ी बिल्डिंग, महल या बड़े स्कूल कॉलेज में कहीं गए होंगे, बहुत तेज यदि आप बोलेंगे, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा आपकी आवाज़ बार बार वापस आ रही है। तो नियर अबाउट दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.6 मीटर, तभी आपको वो चीज़ सुनाई देगी। पराश्रव्य तरंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो समुद्र की गहराई का पता लगाने, पानी के अंदर, नौवहन में, पनडुब्बी द्वारा, सोनार उपकरण में, अल्ट्रासाउंड मशीन यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, सोनोग्राफी एवं अल्ट्रासोनिक में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। एक कण में सरल आवर्त गति में त्वरण होता है कैसा? तो चरम अवस्था में अधिकतम होगा। कब होगा यह अधिकतम त्वरण? तो चरम अवस्था में अधिकतम त्वरण होगा। देखिएगा, सरल आवर्त गति करते हुए एक कण, लोलक या त्वरण उस समय अधिकतम होता है जब वे अपने चरम अवस्था यानी अधिकतम विस्थापन पर, अर्थात उसका आयाम अधिकतम हो। निम्नतम आयाम की स्थिति में त्वरण भी निम्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संचार तरंग की बैंड चौड़ाई सबसे अधिक होती है? तो किस संचार तरंग की बैंड चौड़ाई सबसे अधिक होती है? तो ये प्रकाशिक तंतु संचार की, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। प्रकाशिक तंतु संचार, इसकी चौड़ाई क्या है? सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक प्रकाश तरंग वायु से पानी में जाती है, ठीक है, वायु से कहाँ जा रही? पानी में, तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो देखिए, जब पानी से वायु से पानी में जाएगी तो उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, वेग बदल जाता है, सब बदल जाता है, लेकिन क्या नहीं बदलता? आवृत्ति। तो ये ध्यान रखिएगा। अधोलिखित में से कौन सा गुण चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो क्या है? वायु में ध्वनि। जो वायु में ध्वनि होगी वो चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। जैसे परावर्तनीय किरण है, एक्स किरण है, रेडियो तरंग है, ये सभी क्या है? हो सकती हैं चुंबकीय तरंगें, लेकिन ये नहीं होती है वायु में ध्वनि। जो ध्वनि है आप बोलोगे तो क्या चुंबकीय नहीं। उच्चतम भेदन क्षमता का विकिरण होता है तो गामा किरण है। जो गामा किरण है इनकी क्या है? भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता? तो ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता। ध्रुवण है क्या? तो ध्रुवण एक प्रकाश की घटना है, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, ठीक है। तो वरने प्रकाश तरंगों का गुण है ध्रुवण, ये ध्यान रखिएगा बस। तो बताओ ध्रुवण किसका गुण है? तो ये प्रकाश तरंगों का गुण है। हम लोग अभी यूपीटीटी के क्वेश्चन देखे ले रहे हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम है किसमें? तो ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होती है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अब अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं? देखिएगा, स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं? ये ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे हर जगह जा सकती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। तो ये ध्वनि तरंगे होती हैं। आप जो ध्वनि चिल्लाते हो तो ऊपर नीचे, दाएं बाएं हर जगह आपकी ध्वनि जाती है, इसलिए अनुदैर्ध्य तरंगे। आप ऐसे ये ध्यान रखिएगा। प्रकाश तरंगे सीधी जाती हैं, ठीक है। कैसी जाती हैं? सीधी जाती हैं, इसीलिए परछाई नजर आती है। और भूकंपी तरंगे क्या? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। डोरी युक्त वाद्य यंत्रों के तार में उत्पन्न तरंगे, सितार, गिटार, बीड़ा आदि सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। वीडियो अब 1 घंटे का होने वाला है, तो आज हम सोच रहे इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट टाइम शुरू करते हैं इसे, ठीक है। नियर अबाउट हमने डेटा ये 129 पेज तक हमने कर लिया। इसके आगे हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।